क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लादीनियत का रुझान कुछ सालों से बहुत तेजी में बढ़ रहा है? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके लिए हमने बात की है उवैस इकबाल से। वैसे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। तस्वीर नहीं आ रही। अब आ रही है तस्वीर। हाँ जी। तो मैं अपनी ऑडियंस से आपका तारुफ कराने ही लगा था, तो अचानक से आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। तो मुझे लगा कि जो इंटरनेट केबल है उसे किसी शार्क ने चक्की वड्डी है। तो मुझे आई होप कि अब वो रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं अपनी अच्छा, एक ऑडियंस को पर्सनल बता सवाल रहा था एक कि जी वैसे भी जी एक पर्सनल सवाल। आप अक्सर पंजाबी बोलते हैं। ताल्लुक है आपका बड़े सूबे से? जी 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 जी, मैं वो जो पूरे पाकिस्तान का इस्तेहसाल करता है। आपका वहां से ताल्लुक है? जी जी, मैं लाहौर से हूँ। ओके। अच्छा। उर्दू इतनी साफ है आपकी, महाजिर लगते थे। हाँ, बस क्योंकि मेरी वालदा को लगता था कि जो पंजाबी है वो पेंडू बोलते हैं। तो वो मेरे वालिद साहब को पेंडू समझकर उनसे पंजाबी बोलती थी, और हमारे साथ वो उर्दू में गुफ्तगू करती थी। तो अच्छा। इसलिए मेरी जो उर्दू है वो तकरीबन साफ ही है। तो जिया, आप जर्मनी में रहती हैं? जी, मैं जर्मनी में रहती हूँ। तो पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, पहले सबसे तो ये कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। आपने हमें बहुत जल्दी रिस्पांस दिया। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी जल्दी आप रिस्पांस करेंगे और इतना वक्त देंगे। और जो आपका अंदाज है, और मैं पहले आपको वो जो आपका पहले मीडिया से जो ताल्लुक है, जो गांधी साहब के इंटरव्यूज आपने किए हुए हैं, उसमें भी मैंने आपको देखा हुआ है। तो आई रियली अप्रिशिएट, मतलब आप करते भी बहुत अच्छा है, आपका अंदाज भी बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले मुझे ये कहना था, और बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो उसको बरसों बीत गए हैं। अब तो ये हाल है कि वो गुजरा जमाना हमारी मोहब्बत का एक बीती हुई कहानी है। अब मैं भी किसी का दादा हूँ, वो भी किसी की नानी है। अभी इतनी देर तो नहीं हुई है। तो 18 18 बरस हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, 18 बरस हो गया। अच्छा, सही। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा यंग लग रहा है सुना। जी। लेकिन अभी भी मुझे तो आप काफी जवान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वो थोड़ी सी वॉक का और थोड़े से हेयर कलर का कमाल है, वरना अब चिरागों में वो रोशनी नहीं है। अ, अ, इस मौके पे कोई अच्छा से शेर आपको आता है फैज का? बहुत अच्छा आप करते हैं। बहुत अच्छा आपका बयान है। किस शेर की जानिब इशारा अब? बल्कि फैज का तो नहीं, लेकिन एक जगजीत की गजल इस मौके पर मुझे याद आती है कि इरशाद। अब तुम मेरे पास आई हो तो क्या आई हो, माना कि हम्म। तुम एक पैकरे रानाई हो। उन दिनों मुझ पर वहशत का जनू तारी था, हसीनों से महपारों से मोहब्बत का जनू तो तारी था। एक बिस्तरे मखमलो संजाब थी दुनिया मेरी, एक रंगीन और हंसी ख्वाब थी दुनिया मेरी। अब तुम वाह। मेरे पास आई हो तो क्या आई हो। हम्म। जब हम 18 20 साल के होते हैं ना, तो हर दोशीजा को देखकर हमारे दिल में ना एक उमंग सी जागती है कि काश फंस जाए। ठीक है, अच्छा। काश सेटिंग हो जाए। लेकिन हम्म। जब हम 40 क्रॉस कर लेते हैं ना, तो डर लगता है कहीं फंस ही ना जाए। क्योंकि क्योंकि हमारे एक दोस्त थे भट्टी साहब, वो कहा करते थे कि पहला बोसा जीतना पड़ता है और उसके बाद के सारे बोसे सहने पड़ते हैं। मुझे मुझे हंसी बहुत जोर से आती है। सॉरी। नहीं, आती है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं कर पाती हूँ ये मेरा बहुत बड़ा एक अलमिया समझ लें, कमजोरी है मेरी। अगर आप कुरान पे यकीन करते होते तो आप अभी 40 साल में जवान हुए हैं। नहीं नहीं, मैं कुरान पर यकीन करता हूँ। आप यकीन माने, कुरान में लिखी हुई एक एक बात जो है वो अरबों की लिखी हुई है, मेरा ये यकीन है। और मैं ये भी यकीन करता हूँ कि कुरान लिखने वालों ने इस यकीन के साथ कुरान लिखा था कि हम दूसरों को उल्लू बना लेंगे। हम्म। और वो उस अच्छा। यकीन में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन आपका दिल नहीं अगर करता, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी का दादा हूँ, किसी की दादी है, तो कुरान मजीद के हिसाब से तो इंसान 40 साल में जवान होता है, मर्द। ये कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने पढ़ा है। यानी जब तुम 40 साल के जवान हो जाओ तो अपनी माँ बाप की खिदमत करो। यहाँ वहाँ ये है। जब जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपन में रखा था, वहाँ उम्र का पता नहीं। नहीं, जब तक कुरान ने ये इंसानों को नहीं बताया था कि तुम जवान होकर माँ बाप की खिदमत करो, तो माँ बाप की खिदमत तो हर दौर में, हर इलाके में, हर कुरान आने से पहले भी लोग माँ बाप की खिदमत ही करते रहे ना, या उनको उठाकर कुएं में तो नहीं फेंक देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान ने अपने आप को एक सुर्खैल बना लिया है कि हम जो है ह्यूमन मोरालिटी का
मंबा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन मोरालिटी का सोर्स कुरान नहीं है। कुरान में ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है जो उससे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को मालूम नहीं थी। जिया जी, ये तो सही कह रहे हैं आप, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा मुझे जो है ना कि आपसे पूछूं मैं, वो तो मुझे पता है, आप जो बताते हैं ना कि हुमैर साहब को ही मिले थे आपको, जी जी जिन्होंने आपको, हाँ वो हे से हुमैर हलवे वाला, जी वो जी मैंने सारा अपने प्रोग्राम्स देखे हुए हैं। 12 अगस्त को आपकी बर्थडे होती है, सारा मैंने देखा हुआ है। मेरा दिल चाह रहा था आपको विश करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी इतनी भी ज्यादा अभी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं आपसे। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो हुमैर साहब हैं, ये पहला वाकया था या आपके आपको अपनी जिंदगी में कोई और भी ऐसे इवेंट, ऐसी कोई बात, ऐसी कुछ हुआ है कि सदमा पहले भी लगा है, दिमाग पर चोट लग चुकी थी पहले, और क्या हुमैर साहब ने पहले लगाई थी? सिर्फ कन्विंस हुए हैं या आपका अपना भी कोई नाराजगी, कोई कोई नहीं, उदासी, कोई मेरी फ्रस्ट्रेशन? मेरी 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 मजहब से किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन नहीं थी कोई? मुझे मजहब काफी मज़ह का खेज लगता था। और हमेशा से? हुमैर जी, हुमैर अच्छा। साहब ने मुझे कन्विंस नहीं किया। हुमैर साहब ने मेरी तवज्जो दिलवाई इस तरफ। उन्होंने अच्छा। मुझे कहा कि जो खुदा है वो इंसान की इजाद है। तो मैं हम्म। उनके उनके चेहरे पर जो यकीन था वो देखकर बड़ा हैरान हुआ। और मैंने तो हुमैर साहब को गलत साबित करने के लिए कुरान मजीद को तर्जुमे से और इस्लामी तारीख पढ़नी शुरू की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हुमैर साहब ठीक साबित हो गए। ये हमारे डॉक्टर फराज साहब हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो हम्म। न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो भी मुझे जी जी बताते बिल्कुल, हैं कि देखती हूँ उनको। 2 साल पहले तक वो मुझसे दिली नफरत करते थे, और बाकायदा उन्होंने वो गांधी साहब को बड़ा अच्छा समझते थे। अभी 2 साल अच्छा। हुए उनको आप रिलीजन अच्छा नहीं छोड़े हुए। समझते गांधी साहब को? जी हाँ। आप उनको अच्छा नहीं समझते, गांधी नहीं साहब नहीं, को? मैं गांधी साहब एक बड़े नफीस आदमी हैं। आप जाएंगे तो वो आपसे ऐसी मुलायमत भरी गुफ्तगू करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। वो आपको हम्म। बहुत अच्छी चाय पिलाएंगे, वो आपसे बहुत अच्छी उर्दू बोलेंगे। और मुझे लगता है कि मजहब के अलावा दीगर जितने भी मामलात हैं उन पर उनकी राय काफी हद तक साइब होती है, काफी मुनासिब होती है। अच्छा। हम्म। तो मतलब आपको जाती तौर पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी नहीं नहीं, मदद नॉट से? एट ऑल, नॉट एट लेकिन नॉट एट ऑल, पसंद नहीं नॉट एट करते ऑल। थे, सवाल थे ज़हन में, सवाल होते थे, सस्पिशियसली, मतलब थे कुछ थोड़े से नाराज़? नहीं, किसी लड़की ने मेरा दिल नहीं टूटा, कोई एक्सीडेंट में मेरी टांग नहीं टूटी, कोई सडन ट्रॉमा नहीं था, कोई फैमिली डायलेमा नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक हुँ, एक हुँ। एक ऐसी ही एक जागती शाम थी जिसमें हुमैर साहब ने एक सवाल जगाया, और वो जो सवाल है उस सवाल ने मेरी जिंदगी की काया पलट दी। और जहां तक रही ये बात कि मैंने क्यों आपको इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम खवातीन को, क्योंकि खवातीन बहुत कम इन मौजूआत पर बात करती हैं, खवातीन की तवज्जो नहीं होती, वो फैशन की तरफ और जेवरात की तरफ, चुगलियों की तरफ उनका ज्यादा ध्यान होता है, शोहर की मॉनिटरिंग वगैरह कर रही होती हैं। हुँ। तो लेकिन अगर अगर खवातीन जो हैं इन चीजों के ऊपर सोचना शुरू हो जाएंगी तो वो जी। अपने बच्चों को क्यूरियस बना सकती हैं, वो अपने बच्चों को मुतजस्सिस बना सकती हैं, वो अपने बच्चों के हुँ, जहनों में सवाल जगा सकती हैं। क्योंकि आप लोग बेयरर्स ऑफ सिविलाइजेशन हैं। आपकी हुँ, कोख में जो बच्चे जन्म लेते हैं और जिनकी आप परवरिश करती हैं, जिनको आप बचपन में लोरियां देती हैं, अल्लाह काका सो जा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, ठीक है, वो आप एक अटैचमेंट डेवलप करती हैं। लेकिन अगर आप बचपन बचपन से ही बच्चों को सोचने वाले ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट करेंगी तो आपकी वजह से नस्लें जो हैं संवर जाएंगी, और मुझे लगता है कि वो मजहब की जहालत से बाहर आ जाएंगी। जी हाँ जी। अच्छा, ये तो ख़ैर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अवेयरनेस, यानी जो माएँ अगर क्वालिफ़ाइड हैं, पढ़ी-लिखी जी हैं, हाँ। अगर उनको पूरी दुनिया का, माशरे का अगर समझ-बूझ है, तो यकीनन वो एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ती है। अगर हम्म। माँओं को कुछ पता नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अच्छा समझ रही है और किस चीज़ को बुरा। ये भी है ना? और अच्छा एक आपको बात पता है बताइए। कि 19वीं सदी के में नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। लेकिन दूँगा। 19वीं सदी से भी 1300 साल पहले एक बड़े आदमी ने कहा था कि तुम मुझे किसी की भी माएँ दो, मैं उनके साथ सुहागरात मनाऊंगा। बहुत, अगर बहुत हँसने का दिल चाहते हैं ना, तभी भी आपका वीडियो बहुत काम आता है। ये भी एक वो कहते हैं जिया जी कि विजडम विदाउट लाफ्टर इज इमोडेस्टी। अगर अगर आप जो है अपनी गुफ्तगू में मजाक क्रिएट नहीं, क्योंकि ना आपको खौफनाक बातें कहने के लिए ना मजाक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप पता है खौफ क्या, बाद में ऐसा होता है कि बहुत जोर से ना, मतलब उनकी हंसी नहीं रुकती। जब ऐसे कोई लोग सामने हो ना, तो एक बड़ा मसला हो जाता है। कभी कभी तो इतनी मैं शर्मिंदगी की हद तक चली जाती हूँ, मुझे इतनी जोर से हंसी आती है कि वो रुकती नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त इस मौके पे जो है ना, जो आप जो बातें कर रहे हैं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है आपसे बातें करना। अच्छा अब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो खवातीन आप कह रहे हैं कि जब वो
तालीम याफ्ता होंगी तो वो नस्लें भी तालीम याफ्ता होंगी, वो जिन उनकी मालूमात सही होगी तो बच्चों की भी होगी, जनरेशन अच्छी निकलेगी, सब कुछ सही होगा। राइट। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या ये सारा अच्छापन जो है ये इल्हाद में है? यकीन करते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये, आप बिल्कुल, आपका सवाल ऐसा ही है कि अगर एक बीमारी है, एक पैथोजन है, और उस पैथोजन को ट्रीट करने के लिए हम एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं। मिसाल के हम्म तौर पर आपका गला खराब है, आपको फेरेंजाइटिस है, और आप उसे हम्म ट्रीट करने के लिए ऑगमेंटिन लेती हैं, तो आप कहती हैं कि दुनिया की क्या सारी शिफा जो है वो ऑगमेंटिन में ही है? दुनिया की हम्म सारी शिफा ऑफ कोर्स ऑगमेंटिन में नहीं है, लेकिन हम्म हम सिर्फ और सिर्फ चूंकि रिलीजन को हम एक सुपरस्टिशन समझते हैं, हम एक प्रिमिटिव इंसान की आंसर टू द यूनिवर्स समझते हैं, तो 21वीं सदी का जो इंसान है उसमें मजहबी शख्स जो है वो इररेलेवेंट है, मिसफिट है। और जब आप फेरी टेल्स पर बिलीव करते हैं, रिलीजन पर बिलीव करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जिन, भूतों, चुड़ैलों, सुपर नेचुरल फिनोमिना, फरिश्तों पर बिलीव करते हैं, जन्नत दोजख पर बिलीव करते हैं। तो आपकी जो सारी तवज्जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से निकलकर हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाती है, जो कि इन एक्चुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जो इल्हाद है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की इस सुपरस्टिशियस स्टेट ऑफ माइंड को का इनकार है। इल्हाद अच्छा। अपने अंदर जो है वो तमाम मसाइल का हल नहीं है, लेकिन हम्म इल्हाद बहुत सारे मसाइल के हल में मुआविन और मददगार साबित होता है। मददगार होता है। अच्छा, जी। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो सब कुछ आपका मतलब है कि आपके ये बिलीवर जितने भी आपके इस इल्हाद के हैं, वे कहते हैं कि खुदा की जो यानी उसका होना इंसान की सबसे बड़ी खता है, यानी यही गलत है, यही गुमराही का रास्ता है, यही हमें सुपरस्टिशियस बनाता है, ये हमें तमाम वो चीजें करने को कहता है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ये गलत है, यही झूठ है। जी और हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इल्हाद का ताल्लुक साइंस से है, बिल्कुल साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, इल्हाद का ताल्लुक साइंस से नहीं है। हम्म साइंस जो है वो इल्हाद का एक टूल है। हम्म इल्हाद बेसिकली मजहब का इनकार है। जब जी कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरी खालिक कायनात से बात हुई थी, उसने हम्म मेरे पास एक फरिश्ता भेजा और उसने हम्म मुझे कान में बताया कि ये करो तो तुम्हारी बस्ती वाले जन्नत में जाएंगे। तो जी जी ठीक है, तो जब आप उस शख्स को कटहरे में लाते हैं कि भाई कहाँ से आया था फरिश्ता, फरिश्ते का रंग क्या था, तो उसका रंग उड़ना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो पैगंबर थे वो भी अपने वक्त के मुल्हिद थे, लेकिन उन्होंने मजहब को बिजनेस बना लिया हुआ था। तो इसलिए जो इल्हाद है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब का इनकार है। जिया जी। हाँ, मजहब का इनकार है। अच्छा, जिस वक्त आपसे एक पर्सनल सवाल कि आपने पाकिस्तान छोड़ के कितना अरसा आपको हुआ है? आप क्या वहां पर भी आपके यही ख्यालात थे? क्या आप इसका इजहार कर पाते थे? क्या इतनी आजादी राय आपको पाकिस्तान में लगती है कि थी जिस तरह से यहाँ? पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे तकरीबन 37 माह और 13 दिन हुए। और अच्छा। वहाँ वहाँ पर मैं, यानी तकरीबन 3 साल का अरसा हुआ है। और वहाँ पर मेरे जो कोलीग्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक एथियस्ट था। मैं 2002 से एथियस्ट हूँ। तो और मैं सोशल मीडिया पर भी हल्का 2002 फुल्का। से? जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, जी। अच्छा खासा लंबा वक्त है यानी। जी हाँ, जी हाँ, मैंने पिछले लेकिन आप 22-23 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी है, कोई रोजा नहीं रखा है, कोई दुआ नहीं मांगी है। मैं अपने आप को रिलीजन की आलाइशों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद पाता हूँ। तो बहुत सारे लोग लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में हम खुलकर इजहार नहीं कर पाते थे, क्योंकि नहीं अगर कर हम पाते। पाकिस्तान में खुलकर इजहार करते तो हमारी मॉब लिंचिंग हो जाती, हमारे ऊपर पर्चे हो जाते, हमारा वही अशर होता जो जुनैद हफीज का हुआ, जो मशाल खान का हुआ, जो प्रियंका कुमारा का हुआ। तो पाकिस्तान तो एक सफोकेटिंग प्लेस है ना, वहां पर आप और 14 अगस्त तो जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोग जो हैं एजेंट को 45 लाख रुपए देकर इटली पहुंचते हैं और फिर वहां रोम की सड़कों पर जश्न आज़ादी मनाते हैं। इतने पागल हैं हम लोग। हाँ, ये एक बात तो है कि जब अब्रॉड चले जाते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं अपने ये आपसे बल्कि पूछूंगी, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि जो लोग अब्रॉड चले गए, जैसे आप आ गए हैं यहाँ पर, फराज साहब भी हैं, बहुत सारे हमारे जो भी इस तरह के जो बिलीवर्स हैं ज्यादातर अब्रॉड हैं, अपने मुल्क को छोड़ने के बाद, अपने वतन से निकलने के बाद, क्या ये चीज आप लोग इजीली समझते हैं कि आप इजहार कर सकते हैं? अंदर तो ख्वाहिशें दबी भी थी, लेकिन बाहर आने के बाद आपने इसको सही तरह से इजहार किया, ये है ना रीजन कि बिल्कुल आप अब्रॉड आने बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि मगरिब में तो ये होता है ना कि जब कोई सवाल उठाया जाता है तो उसका जवाब ढूंढा जाता है।
लेकिन जी। पाकिस्तान में जब कोई सवाल उठाया जाता है तो पहले उस बंदे को ढूंढा जाता है, फिर उसको उठा लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान में तो बहुत सारे एथियस्ट मौजूद हैं। हुँ, आपके आपके टीवी चैनल्स पर बहुत सारे सीनियर टेलीविजन एंकर्स जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, पॉलिटिशियंस हैं एथिस्ट जिनको हैं। मैं जाती तौर पर, वो एथियस्ट हैं। उनकी अच्छा, जाती जिंदगी में वो ब्लैक लेबल ब्लू लेबल पी रहे होते हैं, वो मजहब को गालियां निकाल रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। उन्होंने रशियन लड़कियां मंगवाई होती हैं बाकायदा वहां पर फार्म हाउसेस में, चक शहजाद इस्लामाबाद के या इवन कराची में भी। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक में आते हैं तो वो मौलवी हो जाते हैं। वो अपने उम्रे की तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी दिस, थैंक यू, अच्छा। खत्म नबूवत के हक में बयान देते हैं। तो ये जो मजहब है ना, ये छोटे छोटे बेवकूफ लोगों के लिए बनाया गया है और कमजोर लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और मैं अक्सर कहा लेकिन करता हूँ कि जो मजहब है, अक्लमंद लोग उसे गलत समझते हैं, हुँ, हुँ, बेवकूफ लोग उसे ठीक समझते हैं, लेकिन चालाक लोग उसे यूजफुल समझते हैं, यूज़ करते हैं। यूज करते हैं। हुँ, हुँ। देखिए, यूज़ तो चालाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मीडिया है इस वक़्त यूट्यूब के ज़रिए जो भी आप लोगों की आपस में आप लोगों से बराबर मेरी सिर्फ़ आपकी नहीं बात कर रही हूँ मैं, उनकी भी बात कर रही हूँ जो कि मज़हब के हक़ में बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं मीडिया के ऊपर। क्या सोशल मीडिया की वज़ह से ये ज़्यादा या हमारी नई नस्ल जो है, सवाल उठाने की हिम्मत उनमें इसीलिए आ गई है, इल्हाद पे बात करते हैं बच्चे। जी बच्चे जी। ख़ासतौर पे बाहर के मुल्कों में है ना, मैं आपको बताऊँ वैसे साहब कि जो बाहर के मुल्कों में बच्चे हैं, ये बाहर के जो स्कूल्स हैं, जो हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से हमारी बात में आते हैं मज़हब की। वो पहले ही वहाँ से स्कूल से बचपन से ग्रेड 1 से एक बच्चा जो सीखते आ रहे हैं, उनके दिमागों में जो जा रहा है, वो चाहे कनाडा में हो, मेरे बच्चों की स्कूलिंग कनाडा में भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है। हर जगह जो तसव्वुर है वो यही होता है जो आप बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों को उस चीज़ पर लाना जो कि बहुत अच्छे अशआर हैं, मुझे तो सही तरह से याद नहीं है क्या गला गला तो गोड़ दिया कलीसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसी कुछ शेर है ना? तो मुझे कभी-कभी बड़ा दुःख होता था, जब मैं बच्चों को छोटे बच्चे तो फिर भी काबू में आ जाते हैं, जब बड़े होने लगते हैं तो नहीं आते। तो क्या ये जो अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ़ वो ही ऐसे हो गए हैं या जो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, तो क्या वो भी एथीस्ट या इल्हाद इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या उनके भी ख़्यालात बदल रहे हैं, वो भी नमाज़ रोज़े से इसी तरह भाग रहे हैं कि आपका कोई इस बारे में कोई ग्राफ़ आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऑथेंटिक सबूत है क्या ऐसा हो रहा है? जिया जी, आपकी बातें सुनकर मुझे साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आया कि कहा बच्चे पढ़ाएं हम, कहा हुँ, बच्चे पढ़ाओ तुम, कहा इल्हाद का डर है, कहा इल्हाद तो होगा। तो आज की जो नई नस्ल है ना, वो बेवकूफ नहीं है। हुँ, मुझे रोज जीमेल के इनबॉक्स में, टिकटॉक के इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे पूरी दुनिया से लोग बताते हैं कि उन्होंने मजहब को छोड़ दिया है, और उसमें बड़ी तादाद यंगस्टर्स की भी होती है। ठीक हुँ, है, हुँ, हुँ। 12-13 साल से लेकर 20 तो साल जो तक आपको के आते जो हैं वो पाकिस्तान से जी, जी। सॉरी टू उनमें इंटरप्ट मैं उनमें से 90% पाकिस्तान से होते हैं। पाकिस्तान से होते हैं। 90% बल्कि एक वहाँ तो बच्ची की, मज़हब एक लाज़मी सब्जेक्ट है, इस्लामियत पढ़ाई जाती है वहाँ लाज़मी तो हर चीज़ सब्जेक्ट है ना, तो जब आप इन्हीं इन्हीं चीज़ों को इस तरह लोगों के ऊपर, सर के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो फिर लोगों के अंदर कराहत पैदा होती है। मुझे एक 16 साल की बच्ची ने लाहौर ग्रामर स्कूल की मैसेज किया 2 ढाई साल पहले, प्रोबेबली 3 साल पहले, कि अवैस भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये जो मुसलमानों का अल्लाह है ना, ये दुआ के नतीजे में कैंसर एड्स ठीक कर देता है, लेकिन अगर आप दुआ करेंगे तो वो किसी की कटी हुई टाँग नहीं उगा सकता। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इनके अल्लाह ताला का सर्जिकल वार्ड में दाखिला बंद है। तो 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, ठीक है? हुँ, और ये जो सोशल मीडिया है, जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी को डिस्ट्रॉय किया था 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इसी तरह हुँ, ये जो सोशल मीडिया है, ये इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मैं एक एक्स मुस्लिम होने के नाते, ठीक है, वो कहते हैं ना, तू मेरा मसीहा न सही, कातिल ही सही, तेरे नाम से वाबस्ता मेरा नाम तो है। तो मैं हुँ, मुसलमानों को मशवरा दे सकता हूँ कि चूंकि मैं किसी ज़माने में मुसलमान रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे थोड़ी बहुत हमदर्दी है, सिर्फ कल्चरल बुनियादों पर, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दीन की थोड़ी बहुत इज्जत बरकरार रहे, ठीक हुँ, है, हुँ, तो आप मुल्हिदों से बहस करना बंद कर दें। क्योंकि जितना आप मुल्हिदों से बहस करेंगे, ठीक है, उतना आप अपने मजहब को मजीद एक्सपोज करेंगे। हर मुसलमान ये समझता है, नहीं नहीं नहीं, इसने सही नहीं जवाब दिया, मैं दसना, ठीक है, वो और आगे, वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देता है, ठीक है। वो कहता है नहीं नहीं, इसने सही जवाब नहीं दिया, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे को गलत साबित करके इस बात को साबित करते हैं कि मजहब जो है
मैन मेड है। वो हेगल ने लिखा था ना कि अंधों के हाथ में एक ऊंट आ गया, तो जिसके हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा कि ऊंट जो है पूंछ जैसा है, जिसके हाथ में टांग आई उसने कहा कि ऊंट टांग जैसा है, आम जिसके जैसा है। हाथ में पेट आया उसने कहा कि ऊंट पेट जैसा है। तो ये जो मुसलमान है ना, अपने आप 10 मुसलमान मौलवियों को बिठा लें, उनसे पूछें कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स बताएं। हर एक मुसलमान मौलवी के अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इनसे आप मुख्तलिफ पूछें होंगे। कि इनके पैगंबर जो हैं मेराज की रात घोड़े पर फिजिकली उड़कर गए थे कि नहीं गए थे, तो हर बंदा मुख्तलिफ जवाब देगा। नहीं जी नहीं, वो आलम रोया था, वो ख्वाब था, हाँ जी गए थे। ठीक है, ये हर एक मौलवी आपको दूसरा जवाब देगा, जिससे ये बात साबित होती है कि इनके पास कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट स्टैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज को बदलते हुए तकाजों के ये आर्ग्यूमेंट से निकलना चाहते हैं। इनका कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं होता है, ये अपने अपने मफादात को देखकर अपने आर्ग्यूमेंट का तायुन करते हैं। जी जी। अच्छा जी, तो ये इनमें आपस में भी एका नहीं है। वैसे आपकी शक्ल सानिया सईद से काफी मिलती है। अच्छा, हाँ, वो जो टेलीविजन बुरा में ना मान एक्ट्रेस जाए है। वो बुरा ना मान जाएंगे। मुझे लगा आप बुरा मान जाएंगी। मैं किस लिए बुरा मान जाऊंगी, वो तो बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है इल्हाद की और जो भी चल रहा है आगे, तो उसमें क्या उम्मीद करते हैं कि क्या पूरा पाकिस्तान किसी को आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो इल्हाद की शक्ल में आ जाएगा? नहीं, ऐसा 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 नहीं होगा, क्योंकि जो रिलीजन है ना, हम्म। वो एक बहुत क्लेवर बिजनेस है। वो लोगों को एक ऐसी इनविजिबल प्रोडक्ट बेचता है जो उनको बताता है कि ये मरने के बाद तुम्हें ये मिलेगा। अब मरने के बाद तो कोई वापस आया नहीं और बताएगा ये मौलवी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी क्लेवर बिजनेस। और लोगों की जो लोगों को भी सबकॉन्शियसली पता है कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन वो एक बिलीव करना चाहते हैं। वो एक जी। चीज वो चाहते हैं कि वो इमॉर्टल हो, वो हम्म। चाहते हैं कि मरने के बाद कोई जिंदगी हो। तो जब तक इंसान मौत से डरता रहेगा, तब तक जी। जब तक इंसान इमॉर्टैलिटी की ख्वाहिश रखता रहेगा, रिलीजन जिंदा रहेगा। क्योंकि अच्छा। बेसिकली क्योंकि उन्हें उन्हें भी नजर आती है इस्लाम की और तमाम रिलीजन्स की जो एब्सर्डिटीज और स्टुपिडिटीज हैं, लेकिन हम्म। उन्हें एक झूठा वादा नजर आता है कि मरने के बाद एक जन्नत होगी, उस जन्नत में वो अंगूर खाएंगे, शराबें पिएंगे, हूरें होंगी। ठीक है, वो उस ख्याली दुनिया में रहना चाहते हैं। तो वो नई उस नस्ल भी, नई वो नस्ल भी। मैं नई नस्ल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नई नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि जहां पर एक ज़हीन बच्चा पैदा होता है, वहां मुसलमान 6 मुसलमान भी पैदा करते हैं। तो मुसलमानों का जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो काफी फास्ट है, और उस वजह से जहां हम एक माइंड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उतनी देर में मुसलमान जो हैं वो 10 लोग जो हैं वो मुसलमान पैदा कर चुके होते हैं। तो इस दुनिया में हमेशा से अहमकों की अक्सरियत रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मजहब जो है मुस्तकबिल करीब में खत्म होने जा रहा है। लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो एथियज्म की वेव है सिर्फ 10-12 साल पुरानी है, सोशल जी जी। मीडिया के ऊपर, सोशल हम्म। मीडिया के ऊपर। हम्म। इससे पहले मौलवी बहस किया करता था, देवबंदी ठीक हैं, बरेलवी ठीक हैं, शिया काफिर हैं, अहमदी काफिर हैं। अब ये जी जी। बेचारे इस तरह की सारी फिरका वाराना बहसें खत्म हो चुकी हैं। अब इनका सिर्फ एक मुश्तरका दुश्मन है, हम जी। मुल्हिदों ने इन तमाम मुसलमानों को, तमाम बल्कि मज़ाहिब को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है कि पहले हम अपने क्रिएटर को बचा लें, जो एक हाइपोथेटिकल क्रिएटर, फिर हम बाद में आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब महाज बहुत बेसिकली जबरदस्त आ गया सामने। जी हाँ, जी आपका हाँ, जी, मतलब है क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा है। हम तो हर रिलीजन को मैन मेड करार देते हैं ना। हमारे नजदीक तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तौहीन है रिलीजन। हम्म। तो इस वजह से ये तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम जो फ़िरके हैं, वो इस वक़्त इल्हाद के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। जो सुन्नी और शिया एक दूसरे को काफ़िर करार दिया करते थे, वो सुन्नी और शिया मिलकर अब मुल्हिदों से बहस करते हैं वजूद खुदा पर। हाँ, ये तो है, लेकिन उनके अपने भी डिस्कशंस होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो अभी कम उस हो गए हैं, कम हो गए हैं, कम कम हो हो गए हैं। हाँ, गए। जी हाँ। लेकिन अब उनके पास एक नया प्लेटफॉर्म ज्यादा ये आ हुँ। गया है। अच्छा, तो ये जो आपको ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और कभी भी ये नई नस्ल भी जो है वो हमेशा इस चीज पर रहेगी, यानी कि वो सीखते रहेंगे अपने मजहब को, अपने मजहब के लिए, क्योंकि उन्होंने ये करना है। एक सेकेंड, आगे से तो सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड ओवर जो नई जो जनरेशन है, मैं
एक्सक्लूडेड पाकिस्तान। तो वहां पर तमाम बच्चे, तमाम जो यंगस्टर्स हैं, वो ज्यादातर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे यकीन नहीं करते। आपका अपना इसमें कोई प्रूफ आपके पास है कि आपको कोई ऐसी चीज है? जब मैं तो अपने आइडिया बता रही हूँ कि यहाँ पे जो स्कूलिंग होती है उसी में ऐसा होता है। एक एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में इसलिए आया, हम तो बच्चों को डांट डपट के कर ही लेते हैं राजी, लेकिन जो चीज है कि जो आपके पास ऐसा कोई ग्राफ, कोई ऐसा प्रूफ है कि आपको लगता है कि जो वर्ल्ड ओवर जो जनरेशन है वो वाकई इलाज की तरफ जा रही है। जिया जी, अभी तक यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कोई ऐसा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर इशू नहीं किया गया है कि जैसे ही आप एथियस्ट हो तो आप इस नंबर पर डायल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हम उनसे अच्छा। डाटा हासिल कर लें, ठीक है। लेकिन हाँ। इस वजह से आप ये नहीं कह सकती हैं कि इस दुनिया में 59.97% जो लोग हैं वो एथियस्ट हो चुके हैं। लेकिन मुख्तलिफ जो डेमोग्राफिक सर्वेज होते हैं जिसमें हम एक पॉपुलेशन सैंपल को उठाते हैं, वो सर्वेज हमें बताते हैं कि जर्मनी के अंदर, फिनलैंड के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर, ठीक है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द यंगर पॉपुलेशन है वो अपने आप को किसी भी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करती है। आप अपने हाँ। इर्द गिर्द जर्मनी में चर्चेस को देखिए, बड़े खूबसूरत और बड़े पुरशको चर्चेस हैं, लेकिन आप किसी भी संडे किसी भी चर्च के अंदर जाएंगे तो आपको आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली मिलेंगी, अगर वो क्रिसमस के अय्याम ना हो, ठीक है। और आप वहां पर बैठे हुए बूढ़े लोगों से पूछिए कि जब आप लोग जवान थे तो क्या ये कुर्सियां भरी होती थी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो आपको बताएंगे कि जी हाँ, ये सारी कुर्सियां भरी होती थी, ये सारे बेंचेस भरे होते थे, ठीक है। आज अच्छा। वो कुर्सियां और बेंचेस जो हैं वो आधे से भी कम रह गए हैं, और ये इस बात का एक प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो नई नस्ल है वो इन 2000-3000 साल पुरानी कहानियों के पीछे नहीं जा रही है। आपकी जर्मनी के अंदर एक बड़ा खूबसूरत और साइंटिफिक इदारा है, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और वो जो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट है वो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करता है, और उस हम्म। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ने साबित किया है कि एवोल्यूशन जो है वो एक मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। जब आप बच्चों को वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से हम्म। ह्यूमन बीइंग्स जो है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए हैं, तो बच्चे हम्म। ये 2-3 हजार साल की कहानियां सुनकर ना सिर्फ हंसा करेंगे जिया जी। सही। तो अच्छा अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे। ये तो सही है कि आपने जी जी। बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा आपकी रिसर्च है। जब भी आप इतनी जो बात करते हैं, जो भी लोग इस तरह से आप कर रहे हैं, या फराज साहब और भी बहुत सारे नाम है, तो आप लोगों ने बहुत इस पर स्टडी किया हुआ है इस चीज को। लेकिन क्या आपसे पर्सनल बात है कि कभी रात की किसी पहर आपकी आंख खुले सोते हुए, आप जागे, 3 घंटे बाद अक्सर आंख खुलती है ना, तो क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, सचमुच कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत ही रास्ते पर हूँ मैं, खुदा एग्जिस्ट करता तो नहीं है? कभी ऐसा ख्याल देखना आता है? ऐसा खुदा ना खास्ता। नहीं, नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा कंफर्म आप। क्योंकि ना, अगर अगर आप लिटरेचर साइड से एथियस्ट होते हैं ना, किसी हम्म। जज्बातियत की वजह से एथियस्ट होते हैं या फलसफे की साइड से एथियस्ट होते हैं, तो आपके अंदर ये हो जाता है कि यार हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन हम्म। जिस बंदे ने जमा कर साइंस पढ़ी है ना, जिस बंदे ने जमा कर उसको जियोलॉजी पढ़ी है, एवोल्यूशन पढ़ा है, जिसको पता है कि ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है कि ये प्लैनेट, ये यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ है, इस यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम कब इवॉल्व हुआ है, उस सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट अर्थ कब बनी है, ये प्लैनेट अर्थ कितनी पुरानी है, उस प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, तो फिर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो बंदा एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा कि कोई तो वो खुदा दूसरे, एग्जिस्ट कर सकता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि साइंस पे यकीन करते हैं, साइंस साइंस के बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर वो क्यों एथीस्ट नहीं बन जाते अगर साइंस ही सबको इस तरफ लाती है तो? बहुत सारे ऐसे आपने लोग आपने आपने बहुत मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो साइंटिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने के बावजूद भी बिलीवर्स हैं, लेकिन उनके लिए हैं। मैं एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूं कि वो लोग वर्जिन प्रोस्टिट्यूट हैं, ठीक है। अच्छा। उन्होंने उन्होंने अपने अपने दिमाग के अंदर दो कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। एक है साइंस का कंपार्टमेंट और एक है रिलीजन का कंपार्टमेंट, और वो हाँ। मेक श्योर करते हैं कि उनका जो रिलीजियस कंपार्टमेंट है वो साइंटिफिक नॉलेज के साथ कंटेमिनेट ना हो। बहुत सारे जो मुसलमान उलमा हैं वो शर्मिंदगी के अंदर बाकायदा एवोल्यूशन को कुरान मजीद से साबित करने पर तुले हुए हैं कि अब चूंकि एवोल्यूशन इररिफ्यूटेबल हो चुका है तो हम एवोल्यूशन को कुरान मजीद से कंपैटिबल करें। और बहुत सारे जो उलमा हैं वो एवोल्यूशन को कुरान मजीद की रोशनी में गलत करार देते हैं। तो वो हाँ। हर वो साइंटिफिक बंदा जो रिलीजियस है उसके जहन में दो कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, एक साइंस का और एक रिलीजन का, और वो हम्म। दोनों टाइटली लॉक्ड हैं और वो एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते, कंटेमिनेट नहीं होने देते, ठीक है। वो क्लास में ये पढ़ाते हैं कि होमोसेपियंस कैसे इवॉल्व हुए, ये एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज है, और जैसी जुम्मे का टाइम होता है जाके जाहिल मौलवी के पीछे टकरे मारते हैं।
अच्छा, अच्छा, एक और सवाल आपसे वो भी पर्सनल ही है कि आप जब आपने ये ऐलान किया होगा अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी जो भी आपकी फैमिली जितने भी लोग थे कि मैं मज़हब पे यकीन नहीं करता, या तो साथ रहते-रहते लोगों को पता चलते रहते हैं, जो भी आपके बातें होती हैं आप उसी से बताते रहते हैं, एकदम अचानक से ऐलान तो घर में कोई नहीं करता। लेकिन फिर एग्जैक्टली। भी ओवरऑल रिएक्शन क्या था आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स या फैमिली तो उस वक़्त नहीं बनी होगी, तो क्या मतलब क्या था रिएक्शन? या अब तक भी क्या रिएक्शन है? क्या वो आपके रंग में रंग गए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, उनको कोहली कायल नहीं की कर सके आप? मैं नहीं कर सका सर, आपके बहुत। पैगंबर भी नहीं कर सके थे अपने चाचा को कायल, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो हजरत लेकिन उनके मोहम्मद सब्सक्राइबर तो लाखों में हैं। बिल्कुल लाखों में, मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक झूठ बेचते हैं, क्योंकि तो वो एक 400 की तो आपने खूबसूरत बात की ना, उससे मैंने वो कहा। वो एक खूबसूरत झूठ बेचते हैं हम, और जो सच के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कम होते हैं। और तो फैमिली मैंने में किसी को नहीं कर सके आप? क्या, फैमिली में आपको किसी को मैं भी कायल नहीं मैंने किया? मैंने मैंने बिल्कुल कभी आप कोशिश नहीं अकेले की हैं है। यानी कि इस जी जी, कश्ती में अकेले सवार मैं हैं। इस मामले में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी फैमिली के अंदर कम से कम, हाँ, मेरे एक रिश्तेदार हैं, करीबी हुँ, रिश्तेदार हैं, बल्कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया अवाइल जवानी के अंदर अच्छा, कि रिलीजन जो है मैन मेड है वो, लेकिन वो बज़ाहिर वो भी मुसलमान ही है, लेकिन वो सोशल प्रेशर की वजह से मुसलमान है, वो क्लोजेट एथियस्ट हैं, वो एक छुपे हुए एथियस्ट हैं, ठीक है। वो अच्छा। कभी वो लोगों को दिखाने के लिए रोजा भी रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि ये ना सोशल कोहेशन के लिए जरूरी है। तो उन्होंने अच्छा। मुझे मेरे बचपन से मेरे सहन में उन्होंने भी काफी शकूक व शुबहात जगाए। तो हाँ, हुँ, आप ये कह सकती हैं कि उनका भी मुझके ऊपर बहुत एहसान है। उन्होंने भी हुमैर साहब के अलावा मुझे सोचने समझने की मुझे इनकरेजमेंट दी, मेरे सवालों को दरखोरे इतना समझा। और हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आप हर फैमिली के अंदर हर बंदा आप जैसा हो। ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर से भी कोई एथियस्ट होंगे, लेकिन वो मुझे हुँ, फोन करके बताएंगे थोड़ी कि हम आपकी बातें, क्योंकि तो आपको पता है कि फर्स्ट कजन्स के दरमियान वो जो चपकलिश और मुखासमत पैदा हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद, फिर आप जी। 20-25 साल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, फिर फुफो फहमीदा की शादी पर इकट्ठे होते हैं तो जफ्फी डाल लेते हैं, ठीक है, तो वो सारा सिलसिला चलता रहता है। अच्छा। अच्छा, कभी ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा हुआ होगा, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में फैमिली मैटर्स होते हैं, खुशी गम हर जगह होता है। तो कभी ऐसा हुआ है 20-25 जब से आप एथीस्ट बने हैं, जब से आपने बिलीव करना छोड़ा है, कभी कोई किसी गम से दो चार हुए जब लगा हो कि किस दुआ की ज़रूरत है? जी जी, मेरी 10-11 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, तो ये आपका एक बस ये एक अलमिया आपके 10-11 साल पहले शादी हुई थी, अच्छा। तो मतलब आपको दुआ की ज़रूरत का कभी एहसास हुआ नहीं? नहीं नहीं, वो आपने सुना नहीं है कि वो पता नहीं एक बादशाह ने बंद कर दिया एक बंदे को कमरे के अंदर, और उस कमरे में, अंधेरे कमरे में, उसमें पापड़ थे, कि जिसका पाँव पापड़ पर आ गया, ठीक है, हुँ, तो क्या कहते हैं, जिसका पाँव पापड़ पर ना आया, ठीक है, हुँ, हुँ, तो उसको एक बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होगी। 2-4 लोगों का पाँव पापड़ पर आ जाता है, उनकी शादी नहीं होती। एक हुँ, बंदा बच जाता है, उसका पाँव पापड़ पर नहीं आता, उसकी लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। तो वो हुँ, लड़की से पूछता है कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिली, मेरा पाँव पापड़ पर नहीं आया, तुमने कैसे मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दी? तो वो हुँ। लड़की सर झुकाकर कहती है कि मेरा पाँव पापड़ पर आ गया था। अच्छा जी। तो ये जो आपने मिसाल दी है, क्या कहूँ इस पर मैं? अम, अब मुझे ये बताइएगा कि जो अब आप जहाँ पर इस वक़्त हैं अमेरिका में, वहाँ जो लोग रहते हैं, जो आपके अपने यानी कि हमारे वतन से, इंडिया से जो भी लोग जी हाँ। मुस्लिम्स हैं, तो कितना आपको लगता है कि वो ज़्यादातर कौन से बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स वहाँ ये चीज़ कितनी फैल चुकी है? वो ज्यादातर बिलीवर्स हैं, वो ज्यादातर ज़्यादातर बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स हैं। तो ज्यादातर क्या वो बिलीवर्स हैं। तमाम वो रिलीजियस जो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ सबको फ़ॉलो भी करते हैं? या क्या फॉलो भी ऐसे भी करते मान हैं, के ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, वो ब्लैक हुँ। लेबल विस्की भी पीते हैं, जुम्मे की नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, ये ठीक चीज़। ठीक है, वो बेचारे ना, वो एक फर्जी अल्लाह से डरते शराब भी पी लेते हैं और नमाजें भी पढ़ लेते हैं, वो ईद की नमाज में भी आगे आगे होते हैं और मस्जिद को चंदा देने में भी आगे आगे होते हैं। ज्यादातर बिलीवर्स हैं उनके अंदर, क्योंकि वो लोग अमेरिका या यूरोप इसलिए नहीं आए थे कि वो किसी इंटेलेक्चुअल परसूट में आए थे, वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इमिग्रेंट्स नहीं थे, वो हुँ, इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स थे, वो यहाँ डॉलर कमाने आए थे, वो यहाँ पाउंड अच्छा। कमाने आए थे, ठीक है। तो उनको वो इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई का वक्त नहीं मिल सका, तो उनके माँ अच्छा। बाप ने जो कुछ उनको अकीदा उनको सिखाया कि भाई ये शिया इस्लाम ठीक है, सुन्नी इस्लाम ठीक है, अहमदी इस्लाम ठीक है, वो उसी को फॉलो करते हैं, मक्खी फॉलो पर करते हैं। मक्खी मारते हैं। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिया जी ये भी होता है कि सोशल एलियनेशन जो है ना, वो एक बहुत पावरफुल चीज है। ये डर
कि आपको आपकी बरादरी वाले छोड़ दें। मैं बहुत सारे इस्माइलियों को जानता हूँ, आगा खानियों को जानता हूँ, जो सिर्फ इस डर से कम्युनिटी सेंटर जाते हैं, जमात खाने जाते हैं, हालांकि वो एथियस्ट हैं, ताकि हमें सोशल एलिनेशन का सामना ना करना पड़े, हमारा बिजनेस सफर ना करे, हमारे अगर वो डॉक्टर हैं तो उनके जो पेशेंट्स हैं, जो उनको एक मुसलमान डॉक्टर समझकर उनके पास आते हैं, तो वो उनके पास आते रहें। तो सोशल एलिनेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो लोगों को एक पर्टिकुलर रिलीजियस कल्ट को फॉलो करने के ऊपर मजबूर करता है। जी जी करता है। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा चीज उनकी, यानी कि आप देखते होंगे, आपको भी पता ही होगा, उनके बारे में बहुत जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो जो लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि इस्लाम कबूल करवा देते हैं, तो वो किस, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, या जब वो इल्हाद से बात करते हैं? वो ना एक पिंड में मशहूर था, तो क्या मुझे इजाजत दीजिए थोड़ा सा एक वल्गर लतीफा सुनाने की, कि एक हुजरे में ना एक बाबा जी रहते हैं। तो वो बाबा, अगर आप उनके हुजरे में जाएंगे और आप अपने साथ ज्यादती करवाएंगे तो वो आपको 2 लाख रुपए भी देंगे। ठीक है, तो सॉरी, आप अगर आप बाबा जी की ज्यादती करेंगे तो वो आपको 2 लाख रुपए भी देंगे। तो एक बंदा चला जाता है, तो बाबा जी हुजरे की कुंडी लगा लेते हैं, और बाबा जी उसको कहते हैं कि अब मैं तेरे साथ ज्यादती करूंगा। तो वो नौजवान गड़बड़ा जाता है और कहता है, बाबा जी मैंने तो सुना था कि आप ज्यादती करवाने के 2 लाख रुपए लेते हैं। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाहर जाकर तू भी यही कहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उसके अंदर जो लोग होते थे वो प्लांटेड लोग होते थे। वो एक सवाल करते थे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक वो बड़े भाई का कोट और छोटे भाई की पैंट पहनकर एक बड़ा लंबा तवील जवाब देते थे, और वो इस्लाम कबूल कर लेता था और सब कुछ खत्म हो जाता। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता था, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता था, प्लांटेड होता था। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को खुद चैलेंज करता हूं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, कर भी चुका हुआ हूं। ठीक है, कि आपके अंदर अगर इतना तप्पड़, ये तो अभी पाकिस्तान गए थे 2 साल पहले, तो हमारे एक दोस्त हैं वाजिद, तो उन्होंने बादशाही मस्जिद में उनके आगे कहा था कि अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मुझे मजहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक नाइक जो है वो गड़बड़ा गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर साहब को आदत नहीं है क्रिटिकल क्रॉस क्वेश्चनिंग की, वो सिर्फ खिताब कर सकते हैं। ठीक है, वो एक विकिपीडिया के तरह ना सफा नंबर याद करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ 5-10 मिनट लॉजिकल दलाइल के ऊपर बात करेंगे तो वो गुस्से में आ जाएंगे। ठीक है, वो मुश्तिल हो जाएंगे, और जो गुस्सा होता है वो कुव्वत इस्तदलाल के ज़ौफ़ की अलामत होता है। तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को एक टिपिकल मौलवी समझता हूँ, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो अरूज है, जी डॉक्टर जाकिर नाइक का जो अरूज है, वो इस बात का सबूत है कि जो इंडियन मुसलमान है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और उसके लिए वो हर तरह की रैशनैलिटी को पीछे छोड़ने के ऊपर आमादा है। जी जी, ये बात सही है। अच्छा, इस दौर में या पुराने किसी भी दौर का आपके नजर में सबसे ज्यादा, इस दौर का भी बताइएगा और जो पास्ट के भी, कोई आपके आइडियल कौन से हैं वो स्कॉलर्स जो आपके बिलीवर्स यानी एथीस्ट हैं, जो यूं समझ लीजिए? देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वो आइडियल एक एथियस्ट हैं। बस मेरा इख्तलाफ उनसे यही है कि उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। हज़रत ईसा भी एक आइडियल एथियस्ट हैं, मेरा भी इख्तलाफ यही है कि उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया है, उसके अंदर सिब्ते हसन साहब हैं, अली अब्बास जलालपुरी हैं, कार्ल सेगन हैं, विल ड्यूरा हैं, और बारोक स्पाइनोजा हैं, अबुल अला मोर्रा हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं फलसफियों में और साइंसदानों में जिन्होंने लोगों को मजहब के चुंगल से निजात दिलाने की बात की है। जी जी। अच्छा जी, तो ये तमाम लोगों को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तमाम पर आपको अबूर है? उबूर नहीं है। मैं अगर आप ये समझें कि मैं आपके सामने उनकी कोटेशंस को हर्फ बहर्फ सुना सकता हूं, तो शायद अब उम्र के साथ साथ मेरी जो यादाश्त है वो इस काबिल नहीं है, लेकिन मैंने इनके काम मेरी नजर से गुजरे हैं, उनका जो एसेंस है वो मेरे अंदर मौजूद है। जिया जी। अच्छा जी, तो यानी कि आपके वो आइडियल आप उनको करते हैं। जी, और इस तमाम डिस्कशन में मुझे ये समझ में जरूर आया है कि आप अपने जो नॉन बिलीवर होने पर बहुत ही ज्यादा कंफर्म है, आपको कोई रात ही रात में भी उठाकर ये बात याद नहीं आती कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ये तो हो गया ना एक चीज, ये मुझे बड़ा दिल करता था आपसे सवाल करने का। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप मुस्तकबिल में क्या देखना चाहते हैं, कि आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है कि इवन, मैं वहां की बात नहीं करी जिस वक्त आप यहाँ मौजूद है,
अमेरिका की बात नहीं करी, पाकिस्तान को आप कैसे देखना चाहते हैं? पाकिस्तान के बिलीवर्स आप चाहते हैं कि एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि नौजवान नस्ल एटलीस्ट पहचान ले, मुझे आप मुझे चाहते हैं? मुझे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो तमाम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक पाकिस्तानी फौज, एक पाकिस्तानी मिलिट्री जिसने पूरे पाकिस्तान के एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जकड़ रखा है और लोगों को अहमक पे अहमक बना रही है। और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो मौलवियों का तसल्लुत है, यानी फौज और मौलवी मिलकर पाकिस्तान को एक अंधे कुएं के अंदर धकेल रहे हैं। ठीक है, फौज जो है वो अरबों का डिफेंस बजट लेती है, इंडिया की नफरत इनकलकेट करती है। अभी 1 घंटा पहले मेरी बीवी ने ड्रामा लगाया हुआ था बारे वफा, जो आईएसपीआर की जानिब से स्पॉन्सर्ड था हम टीवी के ऊपर, जिसमें डीजी आईएसपीआर जो हैं उनकी वो दिखाई जा रही थी प्रेस ब्रीफिंग्स, और अर्नब गोस्वामी का जो कैरेक्टर है इंडिया में बनाया गया था, उसकी बीवी जो है वो गुस्से में आकर टीवी तोड़ देती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ। यानी प्रोपोगेंडे की भी कोई हद होती है। अगर ये लोग पाकिस्तानी फौज इतनी बहादुर है भाई, इतने तुम लोग बहादुर हो, सीनों पर तुमने तमगे सजाए हुए हैं, तुमने 25 करोड़ लोगों को अपना जेरे नगी रखा हुआ है, तो जाकर कश्मीर आजाद करा के दिखाओ। ठीक है, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग का माल जो है अनारकली के अंदर आता है, राजा बाजार पिंडी में आता है। क्या वह फौज की इजाजत के बगैर स्मगलिंग का माल अंदर आ सकता है? क्या फौज की इजाजत के बगैर टेररिस्ट को हथियार मिल सकते हैं? आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में अमन कायम हो जाए, देर पा अमन कायम हो जाए, तो पाकिस्तानी फौज की टके की वैल्यू नहीं रहेगी। फरवरी 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर बस पर बैठकर आए, नवाज शरीफ ने उन्हें गले लगाया, तो 3 महीने के बाद जनरल मुशर्रफ ने बगैर उन्हें बताए नवाज शरीफ को कारगिल पर अटैक कर दिया, और उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो पाकिस्तानी फौज जब भी इंडिया और पाकिस्तान में हालात नॉर्मलाइज होने लगते हैं, तो वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हालात दोबारा से जंगी सिचुएशन की तरफ जाएं। क्योंकि अगर मोहल्ले में चोरियां रुक जाएंगी तो कोई चौकीदार को घास नहीं डालेगा। इस वजह से पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहता है, क्योंकि आपने अपने सारे वसाइल जो हैं एक इनॉर्मस डिफेंस मशीन को फुलफिल करने के लिए झोंक रखे हैं, और उसके बाद उसी फौज को अपने ऑपरेशंस करने के लिए ऐसे बेवकूफों की, ऐसी अहमकों की तलाश होती है जो एक फर्जी शहादत के लिए एक जर्नैल के इशारे पर जान कुर्बान करने पर आमादा हो जाएं। सिपाही इमदाद हुसैन शहीद हो गया, पा बाजा बजा, और वो लोग बड़े खुश, यार शहीद हो गया, ठीक है, कैप्टन फलां शहीद हो गया, पा बाजा बजा। ठीक है, तो इस शहादत के फलसफे को मजहब जो है वो तकवीयत देता है। वो इन अहमकों को यकीन दिलाता है कि मरने के बाद एक जिंदगी है, अली तुम्हारी शुजाअत पर झूमते होंगे, हुजूर पाक ने तुम्हें बाहों में ले लिया होगा। वो इनको पता ही नहीं है कि वो खुद एग्जिस्ट नहीं करते, तो तुम्हें क्या खाक बाहों में लेंगे। तो इस वजह से ये जो मौलवी है, ठीक है, ये लोगों को शहादत के फजाइल बताता जरूर है, लेकिन खुद कभी शहीद नहीं होता। वो एक औरत ने एक मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, फ्रांस अच्छी जगह है या जन्नत? तो मौलवी साहब ने कहा जन्नत। नहीं मौलवी साहब, आपने मेरे बच्चे को तो जन्नत में भेज दिया, अपने बच्चे को आपने फ्रांस भेज दिया, तो इसका मतलब है कि फ्रांस जो है वो ज्यादा अच्छी जगह है। तो ये मौलवी और फौज मिलकर पाकिस्तान के मसाइल पर काबिज हैं, और पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हैं, और पाकिस्तान मौलवी के और फौज, मौलवी और फौज, ये तो वो ये दो, जो सियासतदान भी नीचे हैं, सियासतदान, सियासतदान इनके चमचे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके चमचे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी इनकी चमची है, पुलिस इनकी चमची है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक खबासत की जड़ है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का मौलवी है। अच्छा जी, तो यानी मौलवी और फौज जो है वो मेन आपके मतलब आपका क्या लेके सारा नुकसान ये कर रहे हैं, और सियासतदान जो है वो सिर्फ चमचे हैं। सियासतदान वो आप ये समझ लें कि जब एक शेर जो है गैंडे के ऊपर हमला करता है और गैंडे को खाकर कुछ गोश्त छोड़ देता है ना, तो उसके बाद उस वो जो सेकंड टीयर के शिकारी होते हैं ना, जो स्कैवेंजर्स कहते हैं, तो ये सियासतदान वो होते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जनरल आसिम मुनीर के कोई बहुत बड़े फैन है? उनको भी, जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि ये इनको मुझे दिल में मुझे बुरा समझते हैं, बेचारे मजबूर हैं। क्योंकि अगर वो जनरल आसिम मुनीर की तारीफें नहीं करेंगे तो जनरल आसिम मुनीर उस पावर के बलबूते पर उस हुकूमत का उसका बोरिया बिस्तर लपेट देगा जो पावर पाकिस्तान के, हमने इस बंगले के चौकीदार को बंगले के बाहर खड़ा किया था। ठीक है, कि भाई इस बंगले की हिफाजत करना, वो बंगले का चौकीदार वो बंदूक के जोर पर हमारे ही ऊपर हुकूमत करने आ गया है, और वो बड़े फख्र से उसको नाम भी देते हैं हाइब्रिड रजीम,
हाइब्रिड रजीम, हालांकि ये जो हाइब्रिड रजीम है ना, ये आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, ये वो वाली रजीम बन चुकी है। बड़े फख्र से अपनी गैर आईनी हरकतों को हाइब्रिड रजीम का नाम देते हैं। वो ये फौज पर तनकीद कर रहा है, इदारों पर तनकीद कर रहा है, इसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत पर्चा होना चाहिए। ताराए तकबीर, अल्लाह अकबर, जबरदस्त। वो ये मौलवी पर तनकीद कर रहा है, मौलवी तो अल्लाह रसूल की बातें करता है, इस पर तौहीन रसालत का 295 ए बी सी 98 का पर्चा होना चाहिए। तो मौलवी ने और फौज ने अपने आप को बाकायदा इस लेजिस्लेशन के जरिए इम्यून कर लिया हुआ है किसी भी किस्म की तनकीद से, क्रिटिसिज्म से। और जो अक्लमंद लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर, उन्हें पता है कि मौलवी और फौज खबीस है, ठीक है। मैं एक एंकर को जानता हूं, उन्हें पता है कि वो कहता है यार अब अगर किसी तवाइफ को पाकबाज औरत कहकर मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है तो क्या हर्ज है। अच्छा तो इस वजह से पाकिस्तान के जो ज्यादातर 99% जो मसाइल हैं वो फौज की वजह से हैं और मौलवियों की वजह से हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सियासतदान जो हैं वो इतने ज्यादा आपके ख्याल में वो नहीं, वो इस सारे सिस्टम का वो सपोर्ट करते हैं, वो इस सारे सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल जवाज अता करते हैं। वो भी अच्छा पार्टनर्स ऑफ नहीं, क्राइम है, फायदा तो बहुत उन्हीं का है। वो भी पार्टनर्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको जो एक थियोलॉजिकल फाउंडेशन, सियासतदानों को अपनी खबासत एग्जीक्यूट करने के लिए थियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है मौलवी देता है, और जो पावर की फाउंडेशन है वो फौज देती है, ठीक है। और पाकिस्तानी फौज जो है धड़ल्ले के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि पाकिस्तान का हर फौजी जो है पीएमए काकूल से पास आउट होते वक्त अभी भी आर्टिकल 244 के तहत हल्फ उठाता है कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं आईने पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और सियासत में मदाखलत नहीं करूंगा। और खुलेआम सियासत कर रहे हैं, ठीक है। वो वर्दी उतार कर कभी अमेरिकी सदर से मिल रहे हैं, कभी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, खुलेआम सियासत कर रहे हैं। यानी जो लोग अल्लाह और रसूल, अगर इनके नजदीक तो अल्लाह और रसूल हकीकी है ना, जिनका हल्फ उठाते हैं ये, अगर इन्हें अपने उस हल्फ का पास नहीं है तो फिर इनकी मॉरल वैल्यूज कहां पर स्टैंड करती होंगी। जिया जी। और जो ये तो सियासतदान वो हैं जो ज्यादातर ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें खान साहब के बारे में, आपके क्या ख्याल होता है? क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। खान साहब के बारे में कुछ इतने अच्छे ख्यालात नहीं रखता हूँ। खान साहब की गिरफ्तार, मैं खान साहब को एक क्रेडिट मैं जरूर देता हूँ कि खान साहब ने पाकिस्तान की फौज को जितना एक्सपोज किया है 70-80 सालों में, वो और किसी ने नहीं किया। लेकिन खान साहब ने वो फौज की नफरत में नहीं किया, बल्कि इक्तदार की मोहब्बत में किया। क्योंकि जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा उनको अपनी गोद में खिला रहे थे तब तक फौज बहुत अच्छी थी, तब तक यूथिया जो थे वो बिल्कुल फौज के गाने गुन गाते थे। तो वो तो जनरल आसिम मुनीर जब डीजी ISI थे तो उन्होंने बुशरा बीबी के जो कारनामे हैं और पिंकी पीरनी के और गोगी का जो नेक्सस है उसको एक्सपोज किया। तो इमरान खान ने आसिम मुनीर को DG ISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया और फैज हमीद साहब को उन्होंने DG ISI लगा दिया। तो तब से आसिम मुनीर साहब इमरान खान के मुखालिफ हो गए, और जैसे ही वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इमरान खान का मुकुट हक दिया। तो प्रॉब्लम यह है कि सलमान, हमारे हैदर कनाडा में एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इमरान खान के बारे में एक बड़ा दिलचस्प तबसरा करते हैं कि फौज जो कुछ कर रही है इमरान खान के साथ वो गलत कर रही है, लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अच्छा जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान जो है उसने जो एक कल्ट फॉलोइंग, इमरान खान जब एक वजीर आजम था और कहने को फौज भी उसके साथ थी, तो उसने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे मिसाली हालात पैदा नहीं किए। उसने एक, हालांकि वो खुद जो है, जो जिस शख्स में इतनी मॉरल करेज ना हो कि वो टेरियन, जो कि उसकी बेटी है सीता वाइट से, जो बकायदा लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला, जो बंदा अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता अगर वो निकाह के बगैर भी पैदा हुई है, और वो बाद में तस्बीह पकड़कर रियासत मदीना की बातें करते, जो बंदा अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता वो कोई बंदा है जिया जी? वो जो बंदा अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, ठीक है, खुद वो अगर वो जो भी नशे वगैरह करता है, जो भी उसकी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन लोगों को वो रियासत मदीना, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, हालांकि इसकी जो गर्लफ्रेंड्स की तादाद है वो शायद इसको अभी भी याद ना हो। तो इसलिए मैं इमरान, मैं कोई नवाज शरीफ का फैन नहीं हूं, ठीक है,
मैं बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि ये सारे जो लोग हैं इक्वली गंद हैं, और इमरान खान ने उन तमाम लोगों को अपनी काबीना में शामिल किया जो उससे पहले सियासी खानवादों से ताल्लुक रखते थे या मुशर्रफ की काबीना के अंदर शामिल थे। तो मेरी इमरान खान के बारे में कोई मुस्बत राय नहीं है, और मेरी शरीफ फैमिली या पीपल्स पार्टी के बारे में भी कोई मुस्बत राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर हुकूमत जो है वो फौज की इजाजत से बनती है, जनरल साहब की इजाजत से बनती है। लेकिन इमरान खान शायद ये भूल गए थे कि जो कंपनी टायर बनाती है ना, वो वहां पर हवा निकालने की जगह भी रखती है। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर कोई है ऐसा सियासी तौर पे सवाल है ये मेरा, क्योंकि सियासत की तरफ बात चली गई है, तो किसकी तरफ आपका ख्याल है कि ये मस्बत कोई काम कर सकता है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से? कोई ऐसा है? मेरी नज़र में अभी ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो पाकिस्तान में जो कोई बुनियादी कलीदी तब्दीली ला सकता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं, मेरी नज़र में और फिलहाल ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं। अगर कोई लाने की कोशिश भी करेगा इंडिविजुअल सतह पर, तो लेकिन सिस्टम इतना खबीस, सिस्टम इतना गलीज, सिस्टम इतना मकरूह और करी हो चुका है कि सिस्टम उसको क्रश कर देगा। अच्छा, और इसी तरह से जो एक जो एथिज्म जो भी लोग इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसके लिए कभी कोई राह हमवार हो जाएगी? लोग आराम से वहां से, जिस तरह से आप बाहर मुल्कों में जाकर आजादी से अपनी बात करते हैं, क्या पाकिस्तान कभी ऐसा होगा कि आप नहीं, बड़ी आसानी नहीं, से? कम से कम अगले 50-100 साल तक तो नहीं। नहीं होगा, उसके बाद यानी आपका नहीं, मतलब ये कि मजहब वहाँ बहुत ज्यादा डोमिनेट अभी तक। रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ, लोग क्योंकि इनको वहीं पे। मजहब जो है वो मौलवियों की रोजी रोटी है, और वो कभी अपनी रोजी रोटी के ऊपर लात नहीं अच्छा, वो पड़ने शोर देंगे। इतना मचा देंगे। अच्छा अच्छा, जी हाँ, आपका मतलब वो ये आप है देखिए कि ना कि मस्जिद हमेशा जेर तामीर होती है। कभी हम्म। मौलवी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद तामीर हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इनके अल्लाह ताला ने कायनात बना दी, चांद सूरज सितारे सितारे बना दिए, लेकिन जब उसको अपना घर बनाने की जरूरत पड़ी, इसने चंदा मांग लिया। हम्म। भाई कोई मजबूर किस्म का अल्लाह मियां है इनका। तो वो जो मस्जिद है ना, वो बेसिकली अल्लाह का घर नहीं है, वो मौलवी का घर है। अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम बहुत है, सेम है, सेम है। मुझे असल बात यह है कि बात हमारी शुरू हुई थी रिलीजन से, पहुंची है सियासत तक। लेकिन हम्म। मुझे बस ये एक है कि अफसोस इस बात का है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई भी अच्छा सियासतदान नहीं है? अभी फिलहाल फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं और है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम रिलीजन की कैदों से बाहर निकल आए तो क्या कोई तब्दीली आ सकती है? कुछ इस तरह की मुझे माहौल मुझे पाकिस्तान में मुझे बने? लगता है कि जब आप रिलीजन की कैद से आजाद हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये शहादत के और नेशनलिज्म के चक्रों में पड़े बगैर अपनी जाती फलाह के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। आप रियासत के ना खोखले नारों में नहीं आते हैं। आपको पता होता है कि रियासत बकवास करती है, करती रहेगी। आपको खुद पैसे कमाने हैं, खुद अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, खुद अय्याशी करनी है लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए, और फिर मर जाना है। ठीक है, आपको किसी झूठे मकसद के लिए शहीद नहीं होना है, आपको किसी फर्जी आर्जी सरहद के लिए जान कुर्बान नहीं करनी है। ठीक है, तो जो मजहब की कैद से आजाद होने का सबसे बड़ा इंसान को फायदा ये होता है कि वो अपनी जाती बहबूद के लिए, जाती फलाह के लिए, बगैर किसी डिवाइन इंटरवेंशन के खुद कोशिश करता है। उसे पता है कि दुआ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद कोशिश नहीं करूंगा। हम्म, सही कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या देखते हैं कि आखिरी अगर कोई मैसेज हम देना चाहें, अगर मैं आपकी तरफ से ज़ाहिर ही बात कर रही हूँ कि अपने मुल्क के नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देंगे? क्या आपका क्या होगा कि क्या सिमत इख्तियार की जाए? क्या कुछ है जो आप सोचते हैं कि अच्छा हो जाएगा? मैं समझता क्या? हूं कि हम अपने नौजवानों को सिर्फ अगर सवाल करना सिखा दें, अगर आपको कोई बात बताता है, आपको रिलीजियस हवाले से या आपको नेशनलिज्म के हवाले से, तो आप उनसे क्रिटिकली उन क्वेश्चंस को, उन बातों को एनालाइज कीजिए। जब आप अच्छा। अपने जहन के अंदर आप अगर आपका सगा बाप भी आपको कोई बात बताता है, तो आप इस बात पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। ठीक है, आप जब तक चीजों को क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप हम्म। डॉगमा से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे जब तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बड़ी सेम है, ख्वाहिश सेम है। थी आपसे बात करने की। और अभी भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात रह गए बाकी, क्योंकि आपकी माशाल्लाह डिस्कशन इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि आप बोलते जाओ, मैं सुनती जाऊं। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। प्लेजर, 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 प्लेजर। और उम्मीद अपना करती हूँ कि हाँ जी, बोलिए। अपना अपना बेहद ख्याल रखिएगा जिया जी, जल्द दोबारा गपशप लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर जिया मैंने जी। इंशाल्लाह जिया करेंगे। जिया 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 जी हमारे साथ जर्मनी से मौजूद थी, और स्ट्रीम के आखिर में मैं क्राइम मास्टर का, गुड सिटीजन का और फैक्ट चेकर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज की स्ट्रीम को सपोर्ट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।
तो ये थी तफसीली पॉडकास्ट उवैस इकबाल के साथ। अब रहेगा इंतजार आपके कमेंट्स का कि आप उवैस साहब की बातों से, उनके ख्यालात से किस हद तक मुत्तफिक हैं।